14 मार्च को एक न्यूज आती है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के एक सीनियर जज के घर में आग लग जाती है। जज साहब घर पर नहीं थे, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन इसी बीच एक र्यूमर फैलने लगता है कि जज साहब के घर में बंडल्स ऑफ नोट बरामद हुए। ये र्यूमर तब सच्चाई में बदल जाता है जब सुप्रीम कोर्ट खुद एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें साफ साफ जले हुए नोट्स हमको दिखाई देते हैं। ये लिया बेटा। जज साहब से इसके बारे में पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि मेरा इन नोट्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता कि नोट्स वहां कहां से आए। जज साहब की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच एक और न्यूज आती है कि जो जज साहब है उनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि ट्रांसफर ही क्यों? अभी भी ये एलिगेशन ही है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है उनको डिसमिस या रिमूव क्यों नहीं किया गया? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, जज कैन नॉट बी रिमूव्ड, जज कैन नॉट बी डिसमिस्ड। बट ट्रांसफर से क्या होगा? जब मैंने थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि जो जज साहब हैं वे दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो सीनियोरिटी थी वो सेकंड पोजीशन पर थी, यानी कि जज साहब सेकंड पोजीशन पर थे इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी इन दिल्ली हाई कोर्ट। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उनकी पोजीशन, उनकी सीनियोरिटी 9th नंबर पर हो जाएगी। अब आप कहोगे इससे क्या होगा? बेसिकली जो हाई कोर्ट है या इवन सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, दैट इज कलीजियम, एंड बिलीव मी कलीजियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन द जुडिशियल सिस्टम राइट नाउ। एंड जो टॉप मोस्ट जजेस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, वे इस बॉडी का पार्ट होते हैं। तो जो जज साहब थे दिल्ली में वो इस कलीजियम बॉडी का पार्ट थे, वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो कलीजियम का पार्ट नहीं रहेंगे। एंड बिलीव मी कलीजियम इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी। ये बॉडी लिटरली रिकमेंड करती है कि हाई कोर्ट का जज कौन होगा। कलीजियम के जो जजेस हैं वे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं उनका पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ कलीजियम इंटरव्यू भी कंडक्ट कराता है जो बेसिकली अपॉइंट होने वाला है एज डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज। सो इमेजिन द पावर ऑफ कलीजियम। बट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज साहब कलीजियम का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन फिर हमारे सामने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि why it is almost impossible to remove a judge? जो सीएम है वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो गवर्नर है वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो जज हैं हाई कोर्ट के उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इवन जो प्रेसिडेंट हैं वे खुद अकेले ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ही वो अथॉरिटी है जो बेसिकली जज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप खुद ही ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको ऑर्डर इशू करने के लिए पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए, एंड पार्लियामेंट का सपोर्ट कोई ऐसे नॉर्मल सपोर्ट नहीं होगा। उस टाइप का सपोर्ट, जिस टाइप का सपोर्ट एक संविधान को संशोधन करने के लिए लगता है, उसी टाइप का सपोर्ट अगर पार्लियामेंट देती है एक रिजोल्यूशन के रूप में प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट एक जज को रिमूव कर सकता है। तो इमेजिन द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस जज है। आर्टिकल 124 कहता है, आर्टिकल 124 बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके रिमूवल से डील करता है, लेकिन सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं हाई कोर्ट के जज के लिए भी। आर्टिकल 124 ही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति एक ऑर्डर पास नहीं कर देते। और ये जो ऑर्डर है ये पार्लियामेंट में अपने कुल मेंबर्स के बहुमत से और प्रेजेंट एंड वोटिंग देने वाले मेंबर्स के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए। एंड ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में तभी आ सकता है जब 2 स्पेसिफिक ग्राउंड वहां पर हों, एंड वे 2 ग्राउंड्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सो द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड हियर मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव ए जज। बिलीव मी, आई एम नॉट इवन किडिंग। आजादी से आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका है, ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, ना ही हाई कोर्ट के जज को। इवन चाहे जो चार्जेस हैं वे प्रूव क्यों ना हो गए हों, जज को हटाया नहीं जा सका है। जैसे बी रामास्वामी जो बेसिकली फर्स्ट जज बनते हैं जिनके खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती हैं, उस टाइम पर वे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन जब उन पर चार्जेस लगाए जाते हैं, वे बेसिकली चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। पंजाब एंड हरियाणा बेसिकली अभी भी एक ही हाई कोर्ट उनके पास है और वे वहाँ के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करता है, एंड वो कमेटी जो 14 चार्जेस थे उनमें से 11 में जज साहब को गिल्टी करार देती है। पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस विथड्रॉ कर लेती है,
एंड रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। सो चार्जेस प्रूव होने के बावजूद जज साहब को हटाया नहीं जा सका। एंड दैट इज द मेन रीजन हमको आज भी एक ऐसा इंसिडेंस नहीं देखने को मिला जब किसी सिटिंग हाई कोर्ट जज या इवन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सका हो। लेकिन अगर हम यही चीज जुडिशरी के एस्पेक्ट से देखें तो ये शायद हमको जरूरी भी लगने लगता है। इमेजिन अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होती तो क्या जुडिशरी कभी यह कह पाती कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? वो क्या हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर पाती? वो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर पाती? वो नहीं कर पाती। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे, दैट इज अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, वो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को रेज करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंस की आप बात कर रहे हो, बार बार इंडिपेंडेंस, इसको इतने लेवल तक मत ले जाना कि जुडिशरी एक अनदर सोर्स ही बन जाए पावर का। वो बेसिकली एक सुपर लेजिस्लेचर बन जाए, सुपर एग्जीक्यूटिव बन जाए। इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 में एक हिस्टोरिक अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 99th अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली एनजैक को यहाँ पर लाया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर कर देता है। हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वे कहते हैं कि अगर आज एनजैक होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ये लिटरली उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 124 अगेन ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, लेकिन विद द कंकरेंस ऑफ सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंकरेंस? इसका जवाब ढूंढा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 3 जज केसेस एंड फाइनली ये निकल कर आता है कि जो एडवाइस होगी सीजीआई की, लेकिन इसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यहाँ पर एक कलीजियम बन जाता है, दैट इज सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनकी एडवाइस बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर एंड प्रेसिडेंट को उन्हीं नामों को अपॉइंट करना होगा एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है, यहाँ पर जो जजेस हैं यानी कि सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वे बेसिकली रिकमेंड कर रहे हैं नेक्स्ट जज टू प्रेसिडेंट। दैट मीन्स जज खुद अपॉइंट कर रहे हैं जजों को इन इनडायरेक्ट सेंस। एंड इंडिया वो पहली कंट्री है जहाँ पर ऐसा होता है, जहाँ पर जज जजों को ही अपॉइंट करते हैं। इवन यूएस में भी ऐसा नहीं होता। यूएस में भी जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं जजों को, लेकिन इंडिया में जो जज है वो जजों को ही अपॉइंट करते हैं। एंड इसी से डील करने के लिए 2014 में एक हिस्टोरिक एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, एंड उसी को हम कहते हैं एनजैक। एनजैक की बेसिकली कंपोजिशन है, उसमें सीजीआई होंगे एज चेयरपर्सन, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन। इसके साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, दैट मीन सीजीआई, एंड 2 सीनियर मोस्ट जज, यानी कि 3 जो पर्सन होंगे वो इसमें जुडिशरी से होने वाले हैं। इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड 2 एमिनेंट पर्सन। और इन 2 एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेंगे पीएम, सीजीआई एंड एलओपी, दैट इज राहुल गांधी। सो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंपोजिशन हो जाता है वो ये कि यहाँ पर 3 जो लोग होंगे, 3 जो पर्सन होंगे इस पूरे कंपोजिशन में, वो जुडिशरी से होंगे, 1 गवर्नमेंट का होगा एंड 2 जो होंगे वो एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको एलओपी, सीजीआई और पीएम अपॉइंट करेंगे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो एनजैक है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज नल एंड वॉइड। यू नो व्हाई? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एनजैक टुक अवे द प्राइमेसी, द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स द सोल ओपिनियन ऑफ जुडिशरी, उसको यहाँ पर ले लिया गया है। दैट मीन्स जो जज यहाँ पर जजों को अपॉइंट कर रहे थे उनको यहाँ पर ले लिया गया है बाय एडिंग मेंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड 2 एमिनेंट जो पर्सन थे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने से जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उस पर कोई खतरा होता, या ये एक मेजर बनता तो चेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी? आपको इसके बारे में क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट्स।